फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग अच्छे हो गए, खुश हो गए, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे होगे, राइट। तो ये कंटिन्यूएशन में सेकेंड वीडियो है जो हमने पहले स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स, कूलम्स लॉ। पार्ट 1 आप आई होप आप देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हमारे लास्ट डिस्कशन में देखिए दो फॉर्मूले आए थे हमारे पास कि दो चार्जेस Q1 Q2 अगर आर सेपरेशन पे हैं और एयर या वैक्यूम में हैं तो इतना फोर्स लगेगा, और वही दो चार्जेज आर सेपरेशन में अगर किसी मीडियम के अंदर है और फुल्ली इमर्स्ड है, चारों तरफ बीच में हर जगह, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने पानी के अंदर डाल दिया दो चार्जेज को, तो चारों तरफ हर तरफ पानी है। अगर ऐसा है तो ये फोर्स K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, जिसमें K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये भी पिछले डिस्कशन में मैं समझा चुका हूँ, परमिटिविटी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वैक्यूम में ये है और मीडियम में ये है, और मैंने बताया था आपको कि K की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, तो डेफिनेटली मीडियम के अंदर जो भी फोर्स होगा वो इससे तो कम ही होगा, राइट। यहां पर मैं एक बात बता दूं आपको कि जब दो चार्जेज को आप किसी मीडियम में रखते हैं तो उन दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो तो उतना ही रहता है, लेकिन एक एडिशनल फोर्स मीडियम की वजह से चार्जेज पे और लगता है, जिसकी वजह से नेट इफेक्टिव फोर्स कम हो जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। दो चार्जेज आपने एयर या वैक्यूम में रखे हैं तो फोर्स लग रहा है मान लीजिए, अब आपने उन्हीं दो चार्जेज को उसी सेपरेशन पे किसी मीडियम के अंदर डाल दिया, तो दो चार्जेज के बीच का फोर्स तो अभी भी वही होगा, लेकिन उन चार्जेज की वजह से मीडियम में कुछ हलचल होती है, उस हलचल को भी मैं समझाऊंगा, जिसकी वजह से मीडियम भी चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगाता है, और नेट फोर्स जो होता है या जो नेट इफेक्टिव फोर्स चार्जेज पे होता है वो कम हो जाता है। तो मीडियम दो चार्जेज के फोर्स को कम नहीं कर रहा है, वो तो उतना ही है, लेकिन चार्जेज में एक एडिशनल फोर्स मीडियम की वजह से और लग रहा है, तो नेट फोर्स जो है वो कम हो जा रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको नेट फोर्स देता है, यानी कि अगर दोनों चार्जेज आपने एयर या वैक्यूम में रखे थे तब जो फोर्स लग रहा था, प्लस जो फोर्स मीडियम लगा रहा है वो, ये आपको ये वाला फोर्स देता है, और ये फोर्स इसके अपोजिट होता है तो नेट फोर्स कम हो जाता है। आपने प्लस लिखा है तो आपको मे बी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, साहब प्लस करेंगे तो ज़्यादा आएगा, पर डोंट फॉरगेट मैंने एरो लगा रखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट ही आता है, प्रोवाइडेड कि दोनों चार्जेज कंप्लीटली या फुल्ली सबमर्ज्ड हैं किसी मीडियम में, चारों तरफ बीच में हर जगह मीडियम है। अब इसका एक स्पेशल केस कि अगर मीडियम सिर्फ बीच में है तो क्या होगा, चारों तरफ नहीं है, फुल्ली इमर्स्ड नहीं है, मीडियम इज ओनली इन बिटवीन द चार्जेस, तो यहां पे सिचुएशन थोड़ा सा बदल जाती है। और इस सिचुएशन को समझाने के लिए मैं पुरानी एक बात आपको पहले याद दिला दूं कि अगर किसी चार्ज के सामने अगर आप एक कंडक्टर रखते हैं तो आपने पढ़ा होगा इंडक्शन होता है, राइट। और इंडक्शन की वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरा एंड रिलेटिवली पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और जितना प्लस क्यू ये होगा उतना ही माइनस क्यू यहां इंड्यूस हो जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। कंडक्टर की जगह अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है यानी कोई इंसुलेटर है तो उसमें भी ये फिनोमेना होता तो है, लेकिन आपको जानते हैं इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, लेकिन एटम के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक किसी पॉजिटिव चार्ज के क्लोज आएगा तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होने लगेंगे इसकी तरफ, जिस फेनोमेना को आप पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये चीज कंडक्टर में तो पूरी बॉडी में हो रही है, लेकिन यहां पर ये एटॉमिक लेवल में हो रही है, यानी एटम के अंदर हो रही है। तो प्लस के सामने फिर माइनस आएगा जरूर, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना कंडक्टर के केस में आएगा, क्योंकि यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ह्यूज अमाउंट में होते हैं।
इसलिए माइनस आएगा ज़रूर, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना ये प्लस है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए लेस देन क्यू, यानी जितना ये क्यू है उससे कम ये माइनस यहाँ आएगा। इस फेनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये कंडक्टर में ज़्यादा होता है और डाइलेक्ट्रिक में कम होता है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको याद है लास्ट डिस्कशन में बताया था कि एवरी डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर बट एवरी इंसुलेटर इज नॉट अ डाइलेक्ट्रिक। तो क्या फ़र्क है वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ऐसा इंसुलेटर जिसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स, जिस फॉर्म में भी वो है, अगर लूजली बाउंडेड है, लूजली बाउंड है आपस में, तो इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट इस तरह का हो जाता है, देखिए, राइट। लेकिन अगर लूजली बाउंड मॉलिक्यूल्स या एटम्स नहीं है तो पोलराइजेशन तो होगा, लेकिन इनका अलाइनमेंट जो होगा वो रैंडम होगा, रैंडम अलाइनमेंट होगा। कोई इधर को होगा, कोई इधर को होगा, कोई इधर को होगा, कोई इधर को होगा, तो नेट इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर लूजली बाउंड है तो इनका अलाइनमेंट हो जाता है। और यही फर्क है कि एक इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक है या नहीं है। तो मोस्टली आप देखेंगे ऐसे इंसुलेटर्स जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स लूजली बाउंड होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करते हैं, राइट। अब ये देखिए ये हो रहा है। अब मैं इसको यहां समझाता हूं आपको। लुक एट दिस केस। इसे मैं हटा रहा हूं और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मीडियम जो है दो चार्जेज के बीच में है, चारों तरफ नहीं है, बीच में है, और मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, प्लस Q1 माइनस Q1, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक आया, ठीक है, और ये हो गया, देखिए प्लस की तरफ माइनस आ गया और माइनस की तरफ प्लस आ गया। अब क्योंकि ये लाइक चार्जेज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे डेफिनेटली, तो ये तो हो गया फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज, जो इनमें लगता तब जब ये एयर में या वैक्यूम में रखे होते। अब बीच में ये डाइलेक्ट्रिक आ गया जिसमें पोलराइजेशन हो गया इन चार्जेज की वजह से। तो अब देखिए इधर जो माइनस है ये इस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसी तरह से ये जो प्लस है इस माइनस को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑलरेडी काम कर रहा था जब ये एयर या वैक्यूम में रखे थे F, उसके साथ एक एडिशनल फोर्स और आ गया मीडियम का, वो भी इसी तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स विल इंक्रीज, बढ़ जाएगा। जबकि अगर ये लाइक चार्जेज हैं, ये भी प्लस वो भी प्लस, मान लीजिए लाइक चार्जेज हैं, तो फिर होगा, अब प्लस के तरफ माइनस आएगा, माइनस की इधर भी प्लस की तरफ माइनस आएगा। अब क्योंकि ये लाइक चार्जेज हैं तो रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन मीडियम की वजह से जो फोर्स इसमें अब लगेगा, देखिए इस माइनस का इस प्लस पे फोर्स लगेगा इधर, और इसी तरह से इस माइनस का इस प्लस पे फोर्स लगेगा इधर, तो नेट फोर्स विल डिक्रीज। तो ये एक स्पेशल केस है। अब मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर देता हूं। अगर दो चार्जेस किसी मीडियम में फुल्ली इमर्स्ड है तो उनका जो इलेक्ट्रिक फोर्स नेट आएगा वो डेफिनेटली एयर में अगर रखे होंगे तो उससे कम ही आएगा, डिक्रीज हो जाएगा, नो इफ एंड बट्स। लेकिन अगर सिर्फ बीच में मीडियम है, दोनों चार्जेज के बीच में, और डाइलेक्ट्रिक है, नॉट अ कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक अगर बीच में आया, तो अगर तो अनलाइक चार्जेज हैं तो फोर्स विल इंक्रीज, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट विल इंक्रीज, और अगर लाइक चार्जेज हैं तो फिर ये डिक्रीज हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ये थोड़ा स्पेशल केस था, मैंने आपको बताया। नाउ अब बात करते हैं कूलम फोर्स की बाकी लिमिटेशंस पे। आपको स्टेटमेंट याद होगा, हमने कूलम लॉ जब हम स्टेटमेंट लिख रहे थे हमने कहा था 2 पॉइंट चार्जेज एट रेस्ट। तो पॉइंट चार्ज होना क्यों जरूरी है कि ये एक पॉइंट चार्ज है Q1, ये एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, इनका सेपरेशन R है, तो ठीक है, इनके बीच का फोर्स आप लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², सही है। अब मान लीजिए पॉइंट चार्जेज नहीं है, कि से दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, कंडक्टर होगा तो सारा चार्ज इसकी सरफेस पे होगा, मान लो कंडक्टर ही है,
तो सारा चार्ज सरफेस पे होगा। कंडक्टर के केस में चार्ज सरफेस पे होता है। और ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये भी कंडक्टर है मान लीजिए, और इसका भी सारा चार्ज इसकी सरफेस पे है। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ये स्फेयर है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो मेरा बेसिक कॉमन सेंस जो कहता है कि इन सारे चार्जेस का सेंटर यहाँ कहीं होगा। मान लीजिए ये चार्ज आपका Q1 है, तो इसका चार्ज सेंटर यहीं होगा जहाँ इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ज्योमेट्रिकल सेंटर भी कहते हैं जिसको। तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो ये है, तो इन सारे चार्जेस का सेंटर यहीं पे आएगा। ये मेरी बेसिक कॉमन। इसी तरह से यहाँ पे देखो तो इसका भी सेंटर में आएगा। मान लीजिए ये Q2 चार्ज है तो ये भी यहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से इनके बीच का सेपरेशन मैं R ले सकता हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही ये बॉडीज एक दूसरे के क्लोज आएंगी, आमने सामने आएंगी, या एटलीस्ट इतनी डिस्टेंस में होंगी कि एक दूसरे को इफेक्ट कर पा रही होंगी, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं रहेगा। होगा ये क्या है सिचुएशन जो हमें लग रहा है। चार्ज कोई दिखाई देने की चीज तो है नहीं, चार्ज की प्रेजेंस को आप फील कर सकते, देख तो नहीं सकते, राइट। तो ऐसा मुझे लगेगा कि ये है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा क्या कि जैसे ही ये इतने सेपरेशन पे आएंगे कि एक दूसरे को इफेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव नेगेटिव का ऐसा ना हो के ऐसा हो जाएगा, बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर। और जो चार्ज सेंटर इनका यहाँ आना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो मैं पहले सोच रहा था, वो चार्ज सेंटर यहाँ ना आके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कहीं। क्लास 11th में यही कंसेप्ट आपने सेंटर ऑफ मास का पढ़ा था। जिधर मास ज़्यादा, सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट हो जाता है। अगर दो बॉडी इक्वल मास की है m और m, तो उनका सेंटर ऑफ मास सेंटर में आएगा, लेकिन एक 2m और एक m की है तो 2m की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आप देखिए कि ये चार्जेज इधर शिफ्ट हो गए तो सेंटर ऑफ चार्ज भी इधर शिफ्ट हो गया, इसमें भी चार्जेज इधर शिफ्ट हो गए, तो इनके बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो ये है, और मैं क्या लूँगा, ये, राइट। इसी तरह से अगर ये लाइक चार्जेस होते, अगर लाइक चार्जेस होते तो एक दूसरे को रिपेल करते। अब जब रिपेल करते तो मान लो इसके पास भी प्लस था और उसके पास भी प्लस था, तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये इधर आ गए। तो मेरे हिसाब से जो चार्ज सेंटर यहां होना चाहिए था सेंटर पे, वो यहां ना होके थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा होगा एज कॉम्पेयर टू जो मैं मान के चल रहा था। मैं तो कॉमन सेंस लगा रहा था, मैंने कहा साहब स्फेयर है, इसको चार्ज दिया है तो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इन सारे चार्जेस का सेंटर यही होगा। तो इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, तो मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फोर्स निकाल दूंगा, राइट। लेकिन एक्चुअल में जो फोर्स आएगा, आप देखिए इस केस में जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, तो जो एक्चुअल में जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो जो मैंने पहले फाइंड किया था उससे ज़्यादा होगा इस केस में। जबकि इस केस में जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो जो मैंने पहले फाइंड किया था उससे कम होगा। इसलिए पॉइंट चार्ज होना चाहिए। आपको ये सेंटर ऑफ चार्ज लोकेट करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप लोकेट कर सकते हैं, फाइन इनफ, आप अप्लाई कर दीजिए, यू सिंपली लोकेट द सेंटर ऑफ चार्ज, उनके बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द सेंटर ऑफ चार्ज, देन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में आपको दिक्कत होगी, आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इसलिए पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि साहब रेस्ट पे क्यों होना चाहिए। मैंने आपको पिछले डिस्कशन में भी बताया था कि चार्जेज अगर रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहे हैं, तब भी कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग ही रहा होगा उनके बीच में। लेकिन आप ये जो फॉर्मूला आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R², देखिए आप इसी फॉर्म को याद रखिए, क्योंकि K की वैल्यू 1 रख देंगे तो एयर या वैक्यूम के लिए आ जाएगा, तो इसको आप जनरल फॉर्म मान लीजिए। अब मान लीजिए दो चार्जेज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है।
और दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं, मान लो एक v1 वेलोसिटी से कर रहा है, एक v2 वेलोसिटी से कर रहा है, ये दोनों मोशन में हैं। मोशन में होने से दो बातें होंगी। पहला, इफ दे आर इन दीज टू चार्जेज आर इन मोशन, तो इनके बीच का सेपरेशन हर मोमेंट पे चेंज हो रहा होगा, राइट? तो आप कहेंगे साहब कोई बात नहीं, हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे सेपरेशन लेके इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर लेंगे। फाइन, कर लीजिए। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी होगी आपने क्लास 11 में। तो मोशन में अगर हैं तो आप इंस्टेंटेनियस फोर्स निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्योंकि इनकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। एक तो ये दिक्कत आएगी। दूसरी प्रॉब्लम जो आएगी कि इन दोनों चार्जेज के मोशन में होने की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, और मोशन में होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगेगा। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और चार्ज इन मोशन करंट के इक्विवेलेंट ही होता है। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इतनी छोटी सी बात नहीं है, बट रफली यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, राइट? कि चार्ज अगर मोशन में है, मूव कर रहा है, तो करंट के इक्विवेलेंट होता है, और करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों ही चार्जेज मोशन में हैं, तो इन दोनों ही एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और एक दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई करेंगे। तो इनका जो नेट फोर्स होगा या नेट इंटरेक्शन इनके बीच में जो होगा, नेट इंटरेक्शन, दो चार्जेज के बीच में इंटरेक्शन किस सेंस में होता है कि वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ये एक तरह का इंटरेक्शन है। तो इन दोनों चार्जेज में जो नेट इंटरेक्शन या जो नेट फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों होंगे। जबकि कूलम फोर्स, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स बताएगा, नेट इंटरेक्शन इनके बीच में जो हो रहा है वो नहीं बताएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से एक चार्ज रेस्ट पे है और सिर्फ दूसरा वाला मूव कर रहा है, कोई सा भी, है ना, अगर एक रेस्ट पे है दूसरा मोशन में है, तब फिर आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, फिर नहीं लगेगा फोर्स, फिर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फोर्स आप निकाल सकते हैं फॉर एनी सेपरेशन, क्योंकि मैंने जैसे बताया हर इंस्टेंट पे सेपरेशन बदल रहा होगा। एक तो इसलिए रेस्ट पे होनी चाहिए। दूसरी एक दिक्कत मैं आपको बताऊं कि रेस्ट में क्यों होने चाहिए, कि एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, और ये दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये बहुत लंबे समय से रेस्ट में है या अभी अभी रेस्ट में आए हैं? कि मान लो चलो ये तो बहुत लंबे टाइम से रेस्ट में यहीं पे रखा हुआ है, दूसरा चार्ज कहीं से घूमता फिरता हुआ आया और यहां आके फिर ये रेस्ट पे आ गया, अभी अभी आया है, ठीक है? समझ लीजिए सिचुएशन अच्छे से कि ये वाला तो रेस्ट पे है काफी टाइम से, ये वाला अभी अभी यहां पे आके बैठा है। तो चार्ज जब कहीं पे आप रखते हैं तो इसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। आपने एक इलेक्ट्रिक लैंप ऑन किया, आपके घर में लैंप होता है, इलेक्ट्रिक लैंप, लाइट, उसको आपने स्विच ऑन किया तो उसमें से लाइट निकलने लगती है और वो लाइट आपके पूरे रूम में फैल जाती है एकदम से। अब लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उसको रूम में फैलने में टाइम नहीं लगता, नेग्लिजिबल टाइम लगता है, लेकिन लगता तो है। सन से जब लाइट रेज आपके अर्थ में आती है 8 मिनट्स लग जाते हैं। अब आप सन को इलेक्ट्रिक लैंप मान लीजिए कि आपने स्विच ऑन किया, सन ऑन हो गया। हालांकि बड़ा अजीब सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सन इज़ नॉट लाइक दैट, सन में तो अलग ही फिनोमेना हो रहा है, सबको पता है। पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक लैंप सन है, सुबह आपने 5 बजे ऑन किया, सनराइज ऑन किया आपने, तो अर्थ तक लाइट आने में कितना टाइम लगा? 8 मिनट्स। ऐसे ही ये चार्ज अभी यहाँ आया है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा। अगर ये डिस्टेंस कम है तो बहुत कम टाइम लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन लगेगा ज़रूर। ये ध्यान रखिए आप। इसलिए दोनों चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, राइट?
और लंबे टाइम से रेस्ट पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी अभी रेस्ट पे आया है कोई, दोनों में से या दोनों। तो ये बात आप ध्यान रखिए, राइट। तो ये कूलम फोर्स की या कूलम्स लॉ की या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की लिमिटेशंस मैंने डिस्कस की आपके साथ। अब आप देखिए इसकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम फोर्स, ठीक है। कि मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक चार्ज यहां पे रखा है Q1, दूसरा चार्ज यहां पे रखा है Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है, लाइक चार्जेज है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मान लीजिए दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन सेकंड एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड ऑन फर्स्ट। तो अगर मुझे F12 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K है तो K भी, अदरवाइज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर है वो। इसी तरह से अगर मुझे F21 को लिखना है तो फिर मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो मैं इसको लिखूंगा R कैप नेगेटिव। तो अगर आपको इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम है तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर आप जानते हैं डायरेक्शन बताने के काम आता है, राइट। लेकिन अगर आपको उन्होंने इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे, मान लो x1 y1 z1 इसका कोऑर्डिनेट है और x2 y2 z2 इसका कोऑर्डिनेट है, और ये सेपरेशन आपको नहीं दे रखा, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कीजिए, R1 से डिनोट कर लेते, इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कीजिए, R2 से डिनोट कर लेते। तो सबसे पहले तो हम पोजीशन वेक्टर लिख लेते। तो पहले वाले का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आई होप ऑल ऑफ यू नो i j k कैप क्या होता है, सबको पता है। i कैप इज द यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। इसी तरह से दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा कूलम, मुझे इस सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको याद होगा जब 11th क्लास में आप वेक्टर्स पढ़ रहे थे कि अगर एक वेक्टर ये है a और दूसरा वेक्टर ये है b और मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये आपको देता है a माइनस बी, ठीक है। ये पुराना रिमाइंडर दे रहा हूं क्लास 11 का कि एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, आप ज्वाइन कर दीजिए, विल गिव यू a माइनस बी। ये देखिए एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, अगर ज्वाइन कर दूं तो ये देगा आपको r1 माइनस r2, और r1 माइनस r2 मैं यहां से फाइंड कर सकता हूं। तो लेट अस फाइंड r1 माइनस r2। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हो गया। अब मैं कैसे लिखने वाला हूं, तो अब मैं लिखूंगा फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन सेकेंड। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस ये है जो कि इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, तो मैग्नीट्यूड को सिंबॉलिकली लिख लेता हूं मैं, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बचा यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन। अगेन इफ यू गो बैक टू क्लास 11 की अगर कोई वेक्टर a है और इसको मैं इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो इट बिकम्स अ यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो देखिए F12 का ये डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर की ज़रूरत है, और ऑलरेडी मेरे पास इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है r1 माइनस r2, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो ये वेक्टर क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसको यूनिट वेक्टर बना देते हैं, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं।
अब ये यूनिट वेक्टर हो गया, अब इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 और ये डायरेक्शन बताने के काम आएगा। और इसका डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन इसका है और यही डायरेक्शन मेरे को लिखना है वहाँ। तो मैं यहाँ पर इस यूनिट वेक्टर को लिख दूंगा r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2। तो फाइनली ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखूं तो 1/4πε0 q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2 का होल क्यूब, क्योंकि स्क्वायर है फिर यहाँ 1 और है क्यूब, एंड देन दिस इज r1 माइनस r2। ये आपका F12 हो गया इन वेक्टर फॉर्म, और यही आपका F21 आएगा विद नेगेटिव साइन, सेम माइनस लगा दीजिए तो F21 भी आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म है कूलम फोर्स की, इस पे बेस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर दो वेक्टर्स, मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, ये मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दोनों चार्जेज आपके एक्स डायरेक्शन में रखे हैं या एक्स एक्सिस पे रखे हैं दोनों, तो फिर ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा लिखूंगा 1/4πε0, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूँ, q1 इंटू q2 अपॉन आर स्क्वायर और साथ में लगा दूंगा आई कैप, हो गया। अगर दोनों चार्जेज आपके वाई एक्सिस में रखे हैं तो क्योंकि हमें मालूम है जो कूलम फोर्स लगेगा वो इनके जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है इसी के अलोंग लगेगा, राइट। तो फिर जे कैप आ जाएगा, जेड में रखे होंगे तो के कैप आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं रखे होंगे, मान लो एक चार्ज यहाँ रखा है और एक यहाँ रखा है, तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ कि अगर वो आपसे कहें कि साहब ये जो है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक चार्ज ये है +2 माइक्रोकूलम का और दूसरा ये है +3 माइक्रोकूलम का चार्ज है मान लीजिए, और दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 1, 2, 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और 2, 1, 4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मान लीजिए। अब आपसे कह रहे हैं साहब बताइए कूलम फोर्स बताइए और वेक्टर फॉर्म में बताइए, मतलब वैल्यू भी बताइए डायरेक्शन भी बताइए, दोनों बताइए। तो फिर मेरे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले में मुझे R1 चाहिए, R2 चाहिए, ये है देखिए R1, ये है R2। फिर मुझे R1 माइनस R2 भी चाहिए, तो ये है R1 माइनस R2। फिर मुझे इस R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो वो मैं फाइंड कर लूँगा। तो मैं प्रोसीजर फॉलो करता हूँ। तो पहले लिखते हैं R1, तो R1 हो गया इसका पोजीशन वेक्टर ये, तो इसको लिखूँगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसी तरह से दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर में लिखूँगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। R1 R2 आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 मीन्स दिस माइनस दिस, तो जब दिस माइनस दिस करोगे आएगा माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फिर मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो ये होगा R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। तो कैसे फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड, अंडर रूट दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दोनों 1, तीनों 1 1 1 है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो दैट इज इक्वल्स टू √3। अब मेरे पास सब कुछ है, अब मेरे पास सब कुछ है, अब मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो क्या होगा इनके बीच का फोर्स, 9 इंटू 10⁹, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4πε0। Q1 इंटू Q2 का मतलब 2 इंटू 3, दोनों के साथ माइक्रो है तो -12, -6 यहाँ से आएगा, -6 यहाँ से आएगा, -12 डिवाइडेड बाई ये मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये है मैग्नीट्यूड तो इसका क्यूब, तो इसमें पावर हाफ तो ऑलरेडी है, क्यूब आपने और कर दिया, ये हो गया, राइट। और फिर R1 माइनस R2 और आएगा, तो R1 माइनस R2 और आएगा इसके साथ, तो यहीं पे लिख लेते हैं। तो R1 माइनस R2 कितना था, ये था, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो कहे नहीं साहब सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बताओ, ओनली द फोर्स ओनली इन एक्स डायरेक्शन, तो ठीक है ये सारा आएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये सारा कुछ आएगा यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ठीक है, और साथ में आ जाएगा माइनस आई कैप। अगर वो कहेंगे नहीं साहब सिर्फ वाई डायरेक्शन का बताइए आप, तो फिर ये सारा यहाँ आ जाएगा, ये सारा कुछ आएगा यहाँ पे, इसके साथ आ जाएगा जे कैप।
ये कूलम फोर्स की वेक्टर फॉर्म है और यहाँ से आप ये भी प्रूव कर पाएंगे, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं शुरू में, बट यहाँ से भी आप प्रूव कर पाएंगे कि F12 जो है वो नेगेटिव ऑफ F21 है, क्योंकि आप देखो जितना F12 है उतना ही F21 आएगा, डायरेक्शन अपोजिट आएगी तो एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो करेगा। वैसे तो कोई भी फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन को फॉलो ही करता है, फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं। जब भी आप कोई फोर्स कहीं लगाएंगे तो उसके अपोजिट एक फोर्स जरूर आएगा और उतना ही आएगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन लॉ। इसलिए कूलम फोर्स एक्शन रिएक्शन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हर फोर्स एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाइए, अपोजिट फोर्स जरूर लगेगा। फोर्सेज आर ऑलवेज इन पेयर्स, एक इंडिविजुअल फोर्स की बात कहीं नहीं होती। ये बात आपको पता ही होगी, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। हमने कूलम फोर्स के बारे में ऑलमोस्ट सारा डिस्कशन कर लिया है, एक्सेप्ट एक चीज, कूलम फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो में। वो कूलम फोर्स का लास्ट वीडियो होगा, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो तीसरा और आखिरी वीडियो में मैं इसको कंक्लूड करूंगा, एंड देन विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स। कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन कूलम फोर्स। तो ऑल टुगेदर 4 वीडियो होने वाले हैं। ये सेकेंड है, थर्ड एंड फोर्थ के लिए वेट करिएगा। और मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियोस आपको हेल्प कर पा रहे हैं किसी भी तरह से, रेगुलरली इनको देखिए आप और कंटिन्यूएशन में देखिए, कोई स्किप मत करिए वीडियो, अदरवाइज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से वैसे भी आपको नहीं समझ में आएगा। और अगर आपकी हेल्प कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, राइट, ताकि आपको अर्लीस्ट जो है वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। विल हेल्प यू, राइट। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।